नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है उसने कहा था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है उसने कहा था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कहानी होगा। शीर्षक उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें शीर्षक उसने कहा था कि रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। शीर्षक उसने कहा था कि रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। यानी कि प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। तो हम आपको बता दें कि विकल्प अ भारतवर्ष, ब डिंगल और स देवानाम प्रिय, ये तीनों जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निम्नलिखित में से सभी रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित भारतवर्ष, डिंगल और देवानाम प्रिय, ये तीनों है यानी कि इनमें से सभी है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 7 जुलाई 1883 ईस्वी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। तो इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि 12 सितंबर 1922 ईस्वी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान था। जयपुर राजस्थान था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जयपुर राजस्थान होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो हम आपको बता दें कि गुलेरी जी जो थे वह गुलेर गांव के मूल निवासी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गुलेर होगा। गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं
कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पंडित शिवराम होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि सुखमय जीवन जिसकी रचना 1911 ईस्वी में हुई थी किसकी रचना है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि सुखमय जीवन कब प्रकाशित की गई या सुखमय जीवन की रचना कब की गई। तो हम आपको बता दें कि सुखमय जीवन की रचना 1911 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1911 ईस्वी में की गई। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि सुखमय जीवन जिसकी रचना 1911 ईस्वी में की गई वह किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि सुखमय जीवन जिसकी रचना 1911 ईस्वी में हुई तो उसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। सुखमय जीवन के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि बुद्धू का काटा जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा ये दोनों जो रचना है ये कहानी विधा की रचना है और इस दोनों की रचना जो है 1911 ईस्वी में हुई थी और इस दोनों के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। बुद्धू का काटा जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित की गई। वही कहानी जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित की गई। यानी कि ये जो कहानी जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं वह कहानी कब प्रकाशित की गई। तो हम आपको बता दें कि यह कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1915 ईस्वी में होगा। कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। यानी कि कछुआ धर्म के रचनाकार कौन है। कृति मतलब रचना। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो हम आपको बता दें कि कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ कछुआ धर्म होगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो हम आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित मारेसी मोही कुठाव है, संस्कृत की टिपरारी है, खोज की खाज है। यानी कि विकल्प अ, स और द ये तीनों जो है यानी कि ऑप्शन अ में दिया गया है मारेसी मोही कुठाव, ऑप्शन स में दिया गया है संस्कृत की टिपरारी, ऑप्शन द में दिया गया है खोज की खाज। तो ये तीनों जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से
ऑप्शन ब यानी मजदूरी और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मजदूरी और प्रेम होगा। निम्नलिखित में से मजदूरी और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है। यानी कि जिस कहानी का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वह कहानी जिसका शीर्षक है या जिसका नाम है उसने कहा था। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है या कितने भागों में विभक्त है या कितने भागों में बांटा गया है। तो हम आपको बता दें कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभक्त है, 5 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 5 होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो हम आपको बता दें कि उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। यानी कि कहानी उसने कहा था में कर्म की प्रधानता को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कर्म प्रधान होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है या किस युग के निबंधकार है या किस युग के रचनाकार है या किस युग के साहित्यकार है, जो भी कहे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि द्विवेदी युग के होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कहा रहा है कि कहानी उसने कहा था के आधार पर किस प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाया। तो हम आपको बता दें कि कहानी उसने कहा था के आधार पर विमल राय नाम के प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विमल राय होगा। कहानी उसने कहा था के आधार पर विमल राय नाम के प्रसिद्ध फिल्मकार ने फिल्म बनाया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विमल राय होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि कहानी उसने कहा था में किस शहर का चित्रण है। तो हम आपको बता दें कहानी उसने कहा था में अमृतसर का चित्रण है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अमृतसर होगा। कहानी उसने कहा था में अमृतसर का चित्रण है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अमृतसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मांझे होगा। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो हम आपको बता दें लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अमृतसर होगा। लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अमृतसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो हम आपको बता दें कि लहना सिंह जो है
वह कहानी उसने कहा था का पात्र है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि उसने कहा था होगा। लहना सिंह उसने कहा था नाम के कहानी का पात्र है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। यानी कि प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन अ में दिया गया है तेरा नाम क्या है, ऑप्शन ब में दिया गया है तू कहाँ रहती है, ऑप्शन स में दिया गया है तेरी कुरमाई हो गई, और ऑप्शन द में दिया गया है तेरी शादी हो गई। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न करता था। तो हम आपको बता दें कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि तेरी कुरमाई हो गई क्या। क्या इंट्रोगेटिव साइन दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो यानी कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि तेरी कुरमाई हो गई क्या सही उत्तर होगा। बचपन में लहना सी लड़की से बार बार प्रश्न करता था तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स तेरी कुरमाई हो गई क्या। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि सूबेदार का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि हजारा सिंह होगा। सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि लहना सिंह जो कि कहानी उसने कहा था का पात्र है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो हम आपको बता दें कि लहना सिंह जमादार के पद पर था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि जमादार के होगा। लहना सिंह जमादार के पद पर था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो हम आपको बता दें कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वजीरा सिंह होगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वजीरा सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 इसमें कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था। यानी कि जब हम शीर्षक उसने कहा था पढ़ रहे थे तो शीर्षक उसने कहा था में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था। तो हम आपको बता दें कि भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ जंग हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि जर्मनी के साथ होगा। भारतीय सिपाहियों का जर्मनियों के साथ जंग हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि जर्मनी के साथ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। तो हम आपको बता दें कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम बोधा था, ठीक है ना। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा। तो हम आपको बता दें कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लहना सिंह से होगा। सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पिता और पति सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा।
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लहना सिंह से होगा। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो हम आपको बता दें कि सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि लायलपुर में होगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि लायलपुर होगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 जिसमें कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो हम आपको बता दें कि पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि वजीरा सिंह होगा। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि वजीरा सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 जिसमें कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो हम आपको बता चुके हैं कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बोधा सिंह होगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बोधा सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 जिसमें कह रहा है कि अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो हम आपको बता दें कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 77 होगा। हमने आपको पहले बताया है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह, ये बताया था कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जमादार पद पर था। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो हमने आपको बता दिया कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 77 होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 जिसमें कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो हम आपको बता दें कि जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि लहना सिंह होगा। जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 34 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। तो हम आपको बता दें कि लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 34 जो कि इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि वजीरा सिंह होगा। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर हम गौर कर चुके हैं।